तो हम लोगों ने एक्चुअली लास्ट में हम लोगों ने डाइजेशन कवर किया था कि किस तरह से डाइजेशन हो रहा है सारी चीजों का, कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जा रहा था। ऐसे ही एब्जॉर्प्शन भी होता है कि जो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन भी ऐसे ही होता है कि जो हमारा माउथ से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तभी कहते हैं कि खाना जो है च्यू करके खाना चाहिए, फूड अपना प्रॉपरली। हेलो ध्रुव। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें इसलिए हम कहते हैं कि खाना जो है प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए, जिससे प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। तो जैसे माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो रहा था। डाइजेशन इज डिफरेंट थिंग एंड एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट थिंग। डाइजेशन मतलब कि उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, और एब्जॉर्प्शन कि जिससे वो हमारे जो गट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो वो जीआईटी है, जो ट्यूब है, उससे वो हमारे ब्लड में इजीली जा सके। ठीक है। ब्लड में सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दिया गया है, हमारा जो गट में वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसके बाद वो वहां से इजीली जो है हमारे जो ब्लड है, ये जो कैपिलरीज हैं, इसमें ये रन कर सकता है, और जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को ये प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो हमारी सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, और लगातार जो है वो फंक्शन कर रही होती हैं, और उनको जो है इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये तीनों ही मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमारे आएंगे अमाइनो एसिड्स हैं। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड फॉर्म में भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। यहाँ देखो, ये माइक्रोविलाई है। ये मैंने बताया था कि दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीज क्लियर होगी। जैसे ये सेल्स होती है, और ये सिंपल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जिससे ये बनती है। और इससे क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। दिस इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड, दिस इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड्स और फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जैसे ए, डी, ई, के, ये जो है ये फैट्स के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं। तभी जो लोग डाइटिंग वगैरह और बिल्कुल फैट छोड़ देते हैं, ऑयल वगैरह बिल्कुल नहीं लेते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं, ये अगर प्रॉपर वो फैट नहीं लेंगे, तो इन विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी उनकी बॉडी में। तो इसलिए कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लोग डाइटिंग करते हैं उनमें, स्पेशली ये जो विटामिन होती हैं, ये डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है। Absorption is the transfer of end products of digestion from intestine to the circulatory fluid, that is blood and lymph. सर्कुलेटरी फ्लूइड भी दो तरह का होता है, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। जैसे कि ब्लड का प्रॉपर एक चैनल होता है, वैसे लिम्फ का भी प्रॉपर एक चैनल होता है, जो कि अपना अलग ही उसका फंक्शन होता है। वो एक तरह से हमारे डिफेंस में भी वर्क करता है, एज वेल एज लिम्फ जो है इंटेस्टाइन में फैट एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये विलाइज हैं, ये विलाइज हैं। आपकी बुक में आपने रीडिंग लगाई होगी तो देखा होगा, ये विलाइज हैं। यहाँ पे ये कैपिलरीज आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। इन्हीं के बीच में ये लैक्टियल है। लैक्टियल एक स्ट्रक्चर है जो लिम्फ से कनेक्टेड है। ये जो है बीच वाला, दिस इज लैक्टियल। ये क्या करता है, ये यहाँ से ये जो है फैट एब्जॉर्ब करके ये लिम्फ में, जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ऐसे, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है। जो हमारे फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, दैट इज लैक्टियल। ये सेंटर में होता है, और इससे लगी हुई जो चैनल होती हैं, जो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज आप लोग भी जानते होंगे। जैसे कि कोई भी आर्टरी है, आर्टरी ये थोड़ी सी बड़े लेवल पे आएगी, फिर ये जो है छोटे लेवल पे आर्टीरियोल्स, और फिर ये और छोटे लेवल पे कैपिलरीज। कैपिलरी जो है इस लेवल पे एक्सचेंज होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं उनसे एक्सचेंज होता है, जैसे जो भी है न्यूट्रिएंट्स का है, गैसेस का है, कैपिलरी लेवल पे एक्सचेंज होता है। और फिर ये जो है, सॉरी, ये जो है ये
वेन और वेन्योल करके, और फिर ये कैपिलरी कन्वर्ट हो जाती है आर्टीरियोल में। ये मैंने एक्चुअली वेन्योल कर सकते हो आप इसको। जैसे मान लो वेन है, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सा, जैसे मान लो आर्टरी है, आर्टरी है, आर्टीरियोल और स्मॉलर लेवल की हो गई। ये मैं आपको सेल लेवल पे बता रही हूँ कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। सिंपल कुछ नहीं होता है। आर्टरी थोड़ी सी बड़ी होती है, हल्की सी ज्यादा मस्कुलर होती है। फिर वो जो होती हैं जैसे आर्टरीज जो होती हैं, ये फिर ये आर्टीरियोल में थोड़े से छोटे आर्टीरियोल में, ये आर्टीरियोल थोड़ी सी कम मस्कुलर होगी ऑब्वियसली, लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं वो नॉन मस्कुलर होती हैं, क्योंकि वो पतली पतली वो होती हैं। वो सिंपल डिफ्यूजन के लिए होती हैं, क्योंकि कैपिलरी लेवल पे ही एक्सचेंज होता है। आप देखोगे कि जो हमारे लंग्स है, एल्विलाइज हैं, तो वो सारी दे आर सराउंडेड बाई कैपिलरीज। यहाँ पे भी आप देखो, ये जो हमारा इंटेस्टाइनल वॉल है, तो ये जो हमारी सब म्यूकोसा है, उसमें मेन क्या रन कर रहा है? मेन कैपिलरीज रन कर रही हैं। आर्टरी या आर्टीरियोल्स नहीं रन कर रही हैं, कैपिलरीज रन कर रही हैं, क्योंकि कैपिलरी लेवल पे ही एक्सचेंज हो सकता है। दे आर नॉन मस्कुलर, सिंपल उसमें म्यूकोसा सब म्यूकोसा होती है। जो मसल लेयर होती है वो लैक करती है। अगर मसल लेयर होगी तो ऑब्वियसली एक्सचेंज कैसे पॉसिबल है? ठीक है ना, बहुत थिन होना चाहिए उसको, ताकि इजिली एक्सचेंज हो सके उस लेवल पे। तो ये आर्टीरियोल जो है ये और थिन हो जाती है। फिर इसके बाद आता है हमारा कैपिलरी। कैपिलरी जो होती है ये इससे भी थिन हो जाएगी, जहां पे प्रॉपर एक्सचेंज हो सकता है। पतली सी होती है और इनसे इजीली एक्सचेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये आर्टरी आपकी O2 लेकर आई, तो ये इसको O2 देगी और CO2 ये ले लेगी। फिर ये फर्दर जो है, ये कैपिलरी वेन्योल और वेन, और इस तरह से ये कन्वर्ट होती हैं, वेन्योल और वेन। और वेन जो है आपका CO2 लेके फिर आपका जो है ये कैरी करता है वापस। ठीक है, तो ये मैं आपको एक जनरल बता रही थी। नॉर्मली ये इस लेवल पे जो है हमारा, जो जहां भी एक्सचेंज हो रहा है, जहां भी डिफ्यूजन हो रहा है, वहां पे वॉल थिन होनी चाहिए। कहीं भी आप देखोगे वॉल थिन होनी चाहिए, और तो ऑब्वियसली वो कैपिलरीज हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द सर्कुलेटरी फ्लूइड्स, दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। अब ये जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें आपको ये लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ, ये आपको थोड़ा सा उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, ये क्लियर हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, पैसिव और एक्टिव होते हैं। ये हम लोगों ने शायद पहले भी इसको पढ़ा हुआ है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में हमारी ऑस्मोसिस आएगी, ऑस्मोसिस जो कि वाटर के लिए होती है, हायर ग्रेडियंट टू लोअर, सिंपल वाटर डिफ्यूज करता है, दैट इज वी कॉल इट ऑस्मोसिस, दैट इज फॉर वाटर। एंड डिफ्यूजन इट मे बी सिंपल एंड इट मे बी फैसिलिटेटेड। सिंपल मतलब कि वो इजिली वो क्रॉस कर जा रही है, फैसिलिटेटेड इट रिक्वायर्स कैरियर प्रोटीन। एक्टिव में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव में आप देखो, पैसिव में हमेशा ये इसकी डेफिनेशन ही बताती है कि दैट इज द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे आप देखो, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर, वी कॉल इट डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, दैट इज प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हो रही है, प्रोटीन चैनल है, तो वी कॉल इट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसी में हमारा ऑस्मोसिस भी आ जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इंक्लूड्स ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, एंड द डिफ्यूजन में बी, डिफ्यूजन यहाँ पे आप देखो सिंपल भी हो सकता है और फैसिलिटेटेड भी हो सकता है। सिंपल भी हो सकता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड भी हो सकता है। सिंपल में, सिंपल डिफ्यूजन मतलब ये सारे जितने भी हमारे ग्लूकोज हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्लोराइड है, तो ये सारे हमारे नॉर्मली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी जा सकते हैं। और जब ऑब्वियसली जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जब अपोजिट साइड जो है वो
ज्यादा हो जाएगा, मतलब जैसे मान लीजिए डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ से, जब हमारा प्रॉपर डाइजेशन हो गया है और ये डिफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ ऑब्वियसली ये जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। तो फिर ये क्या होता है कि जब एक लेवल के बाद फिर वो चीजें जो है विद द हेल्प ऑफ एटीपी फिर ट्रांसफर होती हैं, विद द हेल्प ऑफ एटीपी ट्रांसफर होती हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन आपका एक जो आपके ब्लड साइड जो है, जो हमारा ब्लड है यहाँ पे जैसे जा रहा है ना, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है। तो ये चीजें अपोजिट हो गई हैं, तो ऑब्वियसली फिर बाद में क्या होगी, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। तो सिंपल डिफ्यूजन से भी जा सकते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड का ट्रांसफर होता है। और दूसरी चीज कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें आपके फिर देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड लाइक मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आपकी जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये आपके कई तरीके से जाते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। पहले तो आपके सिंपल डिफ्यूजन से जाएंगे, फिर उसके बाद आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी जाएंगे, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ऑल टाइम उसको एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली वो सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा, लेकिन बट जब जब अपोजिट साइड जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और एक साइड जो आपके जो गट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जो लिपिड का एब्जॉर्प्शन है ये थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्योंकि लिपिड जो होती है ये सॉल्युबल नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो पहले उसको सिंपलर फॉर्म में करते हैं, फिर जो होता है लाइपेज जो होता है उस पे आके एक्ट करता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम फैकल्टेटिव डिफ्यूजन एक बार फिर बता दो। जो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और फैटी एसिड जो है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं। तो फिर क्या होता है कि इनमें इनका एक तो इमल्सिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट और फॉस्फोलिपिड, वो अभी भी इस पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनके जो एक डाइजेशन के बाद भी इनके एब्जॉर्प्शन में भी वो हेल्प कर रहे हैं। Bile salts and phospholipid convert them into small spherical water soluble droplets and we call it micelles। ये आपको ये जितने भी टर्म्स है ना ये आपको पता होने चाहिए, micelles, ठीक है। They are reformed into small protein coated fat globules and we call it chylomicrons। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है कि इसको छोटे छोटे उसमें ताकि वो सेपरेट ही रहें, अभी भी जब तक उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो उस पे अपना एक्ट करके, मतलब उसको प्रॉपरली अभी सेपरेट रखे हैं, प्रॉपर जब तक वो एंटर नहीं कर जा रहा है तब तक वो उस पे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स लीव मिसल्स एंड एंटर इपिथीलियम, इसको हम मिसल्स कह रहे हैं। अब ये क्या है, इसके एब्जॉर्प्शन में इनका जो इमल्सिफिकेशन है इनके एब्जॉर्प्शन तक वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। पहले भी इनका मेन वर्क क्या था कि इसको सेपरेट टाइनी टाइनी ड्रॉप्स में करके रखें, अभी भी सब कुछ वैसे ही है जब तक कि इनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो जा रहा है। यहाँ देखो ये वही चीज कह रहे हैं, मिसल्स क्या है, ये वही चीज है कि सेपरेट करके इनको रखा गया है यहाँ पे। They are reformed into small protein coated fat globules, we call it chylomicrons। अब ये chylomicrons के फॉर्म में ये ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंटर किया जब इन्होंने सेल में, जब इन्होंने सेल में एंटर किया यहाँ पे ये गए, तो ये गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी बॉडी है, उसने इसको काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो काइलोमाइक्रोन्स आर एक्सट्रूडेड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल एंड एंटर लैक्टियल। अब यहाँ पे ये लैक्टियल में इसमें एंटर कर गया, लैक्टियल यानी ये यहाँ पे मैंने बताया कि ये लिम्फ वेसल होती है, ठीक है, वी कॉल इट लैक्टियल। आपके उस बुक में देखो बना हुआ है लैक्टियली की किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखोगे किसी भी सेल के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो काइलोमाइक्रॉन्स के फॉर्म में ही रहते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये काइलोमाइक्रॉन है ना,
ये सेल के अंदर है, ठीक है। तो सेल के अंदर कभी भी फैट ग्लोब्यूल्स हैं तो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ, जो स्टोरेज होता है, जो कहते हैं फैट बहुत ज्यादा हो गई है, और तो जो जो सेल के अंदर फैट है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। लिम्फ ट्रांसपोर्ट काइलोमाइक्रोन अवे फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे ये काइलोमाइक्रोन जो है लैक्टियल में चला गया है, अब ये इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगी। ये एक तरह से ये एंड में जो है ये लिम्फ और ब्लड का कनेक्शन है। आपको अभी उतना शायद क्लियर ना हो जब तक आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ोगे, बट लिम्फ एक अलग चल रही होती है, क्योंकि आप देखोगे कि ये कैपिलरीज देखो ये अलग चल रही है और ये लिम्फ अलग चल रहा है। लिम्फ का मेन जो है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि इंटेस्टाइन में जो मेन एब्जॉर्प्शन होता है वो लिम्फ के थ्रू होता है, लैक्टियल्स के थ्रू होता है, ये पूछा जाता है एक्चुअली। They are reformed into small protein coated fat globules, we call it chylomicron. They are transported into lacteal in the villi. From the lymph chylomicron enter the blood. ठीक है, आगे जाके वो पहले यहाँ से कैरी करेगा और फिर वो आगे जाके इनका कनेक्शन रहता है और वो ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो माउथ से ही कुछ चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो माउथ डिसॉल्विंग होती हैं, वो हमारी टंग के एक्चुअली टंग के नीचे सबलिंगुअल जो होता है, टंग के जस्ट नीचे आप अगर मिरर में देखोगे तो आपको बहुत सारी पतली 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 वैस्कुलर जो है थिन से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो हमारा जो सबलिंगुअल पार्ट है वो हाईली वैस्कुलर होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सबलिंगुअल रखने को बोली जाती हैं ताकि वो इजिली वहीं से वहीं एब्जॉर्ब हो जाए। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो वहां एब्जॉर्ब हो जाती हैं डायरेक्ट, जो है बहुत थिन म्यूकोसा होती है वहां की, तो वो इजिली वहीं से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कुछ जो होती हैं स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, वाटर, शुगर्स, सिंपल शुगर्स, और कुछ दवाएं होती हैं जो एसिडिक मीडियम में ही एब्जॉर्ब होती हैं, सम ड्रग्स एंड अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी मेन जो है, आपने भी देखा कि मेन जो है पार्ट ड्यूडेनम में काफी चीजों का डाइजेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और जो है रिमेनिंग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जेजिनम और इलियम में होता है। बहुत इलियम में भी बहुत मिनिमल होता है, जेजिनम में भी मिनिमल होता है, मेन हमारा ड्यूडेनम तक होता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सम मिनरल और ड्रग्स। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विलाई। ठीक है, उसमें विलाई होते हैं, वो ऑब्वियसली सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट्स ग्रेट लेंथ, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले तो ड्यूडेनम होता है, फिर जेजिनम होता है, फिर हमारा हाईली कोइल्ड जो है वो हमारा इलियम आएगा। इलियम हमारा सबसे ज्यादा कोइल्ड होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे देखो आप, ये ड्यूडेनम आएगा, फिर जो है थोड़ा पार्ट जो होता है जेजिनम का होता है, और मेन जो है हाईली कोइल्ड इलियम जो होता है ना, जो कोइलिंग जो बीच में आपको दिखाई देती है वो हाईली कोइल्ड इलियम होता है। हाईली कोइल्ड मीन ऑब्वियसली लेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो मैंने कोइल्ड बोल दिया क्योंकि वो ऐसे ही रखे होते हैं वहां पे, बट लेंथ इनकी बहुत ज्यादा होती है। Absorbed material are incorporated into tissue for their activities. It is called assimilation. वो जो एंड में जो टिश्यू लेवल पे जो वो ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो हम लोगों ने देखा डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन जो होता है सिंपलर फॉर्म में उसको जो फूड है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज डाइजेशन। फिर व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कि वहां से गट से वो जो हमारी कैपिलरीज हैं, जो हमारा ब्लड है, लिम्फ है, उसको ट्रांसफर हो गया है। और एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इस ये जो टिश्यू लेवल पे वो द मटेरियल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू टिश्यूज फॉर देयर एक्टिविटीज, जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ब्लड से, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। अब देखो, अब क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्लांट फाइबर्स, ऑब्वियसली फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, डेड बैक्टीरिया एक्सेट्रा फॉर्म फीसिस। ठीक है, तो ये हमारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो फीसिस बनाता है। इट एंटर्स सीकम थ्रू इलियोसीकल वॉल। अब यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर सब कुछ सारा डाइजेशन हो गया, तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यहाँ पे लगभग सारी चीजें हो जाती हैं।
ठीक है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक भी चलता रहता है। बट इलियोसिकल वॉल, सीकम फॉर्म्स द सीकम कोलोन रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच एक वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा ऊपर से अगर हम चलें तो ईसोफेगस और स्टमक के बीच वॉल है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वॉल्व है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज इलियोसिकल वॉल्व, which prevents the backflow of feces. Feces are temporarily stored in rectum and are eliminated through anus. It is egestion. ठीक है, ingestion mean taking of food, egestion means defecation. तो वहां रेक्टम में, रेक्टम जो सबसे लोअर पार्ट है, जो सबसे लोअर पार्ट है वहां पे वो स्टोर रहता है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर रहता है और फिर यहां से एनएस के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, मतलब बाहर। इसको इजेशन बोलते हैं, इजेशन, इसमें ई सफिक्स लगा होता है, और जो खाना खाते हैं उसमें इन सफिक्स लगा होता है, इंजेशन। अब कुछ डिसऑर्डर्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसमें सबसे पहला तो ये व्हाट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस कुछ नहीं है, जॉन्डिस मेन जो है हमारा कभी भी पीलापन दिखाई पड़ता है चेहरे पे, आंखों में, ये आपके जो वो आईज जैसे येलोइश हो जाए या फिर फेस येलो हो जाए, आप देख रहे हो जैसा, तो मेन इसका सीधा मतलब निकाला जाता है कि दिस इज लिवर प्रॉब्लम, ठीक है, सीधा साधा लिवर प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो मेन जो बाइल डिपोजिशन से ये चीजें होती हैं, बाइल जो है ब्लड में रन कर रहा होता है और ये डिपॉजिट हो जाता है डिफरेंट जगहों पे, बाइल बहुत ज्यादा बन रहा है तो ये डिपॉजिट हो जाता है और ये येलोइश जो है कलर देता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि उस पर्टिकुलर जो पर्सन है उसमें लिवर प्रॉब्लम है। ज्यादातर जो लोग अल्कोहलिक वगैरह होते हैं उनकी आईज येलोइश हो जाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लिवर प्रॉब्लम, क्योंकि लिवर उनका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता है, और ये बाइल पिगमेंट जो है ये ब्लड में रन कर रही होती है और जगह जगह डिपॉजिट हो जाती हैं। Here the skin and eye turns yellow due to deposition of bile pigment. It indicates liver damage. Cirrhosis बोलते हैं, ठीक है। What is vomiting? आपकी हाँ वॉमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। वॉमिटिंग में क्या होता है, ये मेन जो है हमारा नर्वस उससे भी आता है कि ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, यहाँ से इसका, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये क्या करता है, जैसे कुछ लोगों को फील आती है, नोजिएटिंग फील आती है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो इसोफेगस का जो अपर स्फिंक्टर है, जहाँ से हमारा मेन जो जैसे कि मैंने बताया हम लोग फूड लेते हैं तो वो हमारा फैरिंग्स से होता हुआ इसोफेगस में जाता है, तो वो क्या होता है, रिलैक्स कर जाता है और जो फूड कंटेंट है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसको इजेक्शन, इजेक्शन मतलब किसी भी चीज को बाहर निकालना, इजेक्शन। इट इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ ब्रेन। सिंपल आपको इसका थोड़ा सा सेंटर पता होना चाहिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एंड व्हाट इज वॉमिटिंग, तो ऑब्वियसली ये ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। डायरिया क्या होता है, डायरिया मीन आपको फ्रीक्वेंट डिफिकेशन की फील आए, दैट इज, या फ्रीक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटरी फीसेस, दैट इज डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ऑब्वियसली, क्योंकि डायरिया मीन आप फ्रीक्वेंटली कोई पर्सन जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए तो एक प्रॉपर टाइम चाहिए हो, तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, उस न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली डायरिया की वजह से लोग इसीलिए लीन थिन हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, क्योंकि जो उनको रिक्वायर्ड होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, फूड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर अगर वन डे भी कोई डायरिया में रहे तो डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि वाटर लॉस काफी हो जाता है उसमें। देन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि ड्राई स्टूल निकल रहा है, ड्राई स्टूल निकल रहा है, उसमें प्रॉपर टाइम पे जो है डेफिकेशन नहीं होता है, जैसे बुक में लिखा हुआ है, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बॉवेल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। इसमें क्या होता है कि जो बॉवेल मूवमेंट होता है, बॉवेल इज व्हाट, बॉवेल इज इंटेस्टाइन, एक टर्म होता है बॉवेल,
बॉवेल जो है वो टर्म इंटेस्टाइन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और बॉवेल मूवमेंट मतलब कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट। डेफिकेशन के लिए जो है हमारी इंटेस्टाइन को मूव करेगा ऑब्वियसली। जैसे मान लीजिए कि आपका ये रेक्टम है, यहाँ पे रेक्टम है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो है फीकल मैटर है। तो यहाँ पे अगर मूवमेंट होगा, अगर इसके ऊपर मूवमेंट होगा, जैसे कि मैंने बताया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तभी तो जो फीकल मैटर है वो आगे बढ़ेगा। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो फीकल मैटर आगे नहीं बढ़ेगा, या तो बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है लाइक इन डायरिया, ठीक है। तो जो भी खा रहा है वो निकल जा रहा है, ऊपर से नीचे तक मूवमेंट हो रहा है। डायरिया में यही होता है। कुछ कुछ डायरियाज तो देखो इन्फेक्टिव भी होते हैं, ठीक है, जैसे कॉलरा वगैरह होता है, बैक्टीरियल होते हैं। और कुछ डायरिया ऐसे होते हैं कि जिसमें जो न्यूरोजेनिक होते हैं, नर्व, जैसे कि डायबिटिक वगैरह में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको इन्फेक्शन नहीं होता है, उनका नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स हैं वो गड़बड़ हो जाती हैं, वो अलग कंडीशन है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेजी से मूवमेंट हो रहा है, तो बार बार उसको अर्ज होती है डेफिकेशन की, ठीक है, दैट इज डायरिया। इसका उल्टा होता है कॉन्स्टिपेशन में। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट बहुत मिनिमल होता है, तो वो क्या मूवमेंट होता ही नहीं है, या बहुत मिनिमल होता है, जिसकी वजह से वो स्टूल जो है उसमें स्टोर होके रहता है, ठीक है, दैट इज ड्राई स्टूल, ठीक है। ड्राई क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो अगर उसके पास कोई चीज काफी टाइम तक पड़ी है ऑब्वियसली, तो उसका जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट्स व्हाई इट बिकम्स ड्राई। इट इज ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालसिस, ठीक है। मूवमेंट होगा नहीं तो वो निकल नहीं पाएगा, तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज पेरिस्टालसिस इन कोलोन। ये और रीजंस भी इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर किसी ने फूड प्रॉपर नहीं खाया, या अगर फास्टिंग है या खाना नहीं खाया, तो भी ये चीज नहीं होती है। क्योंकि देखो कोई भी चीज, जैसे मैंने बताया कि अगर जो है प्रॉपर बल्क रहता है, अगर फीकल मैटर प्रॉपर बल्की है, तभी आगे की चीज जो है वो, जो नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट करती हैं फॉर डेफिकेशन। अगर बल्क भी नहीं है, तभी कहते हैं कि जो फूड आप लेते हो उसमें फाइबर्स वगैरह लो काफी, ताकि वो बल्क को बढ़ाए, जो फीकल मैटर के बल्क को बढ़ाएगा, तो प्रॉपर डेफिकेशन होगा, ठीक है। तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सजेस्ट किया जाता है, स्पेशली जो कॉन्स्टिपेशन होता है, कि फाइबर्स वगैरह सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसबगोल टाइप, दे आर ऑल फाइबर्स। इनडाइजेशन क्या है कि इम्प्रॉपर डाइजेशन, नॉर्मली एग्जाम टाइम एंजाइटी वगैरह होती है, तो उसमें भी इनडाइजेशन हो जाता है, कि फीलिंग ऑफ कभी इनडाइजेशन मीन, इम्प्रॉपर डाइजेशन मीन कि कभी बाथरूम जाने की नीड लग रही है, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, स्टमक पेन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो दैट इज इम्प्रॉपर डाइजेशन और इनडाइजेशन, ठीक है। कि प्रॉपर जो है फूड भी ले रहे हैं तो वो अपना पूरा प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो रहा है। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। देखो जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें होती हैं, तो इसमें तो इनडाइजेशन होना ही होता है। बॉडी का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, अगर मेंटली या साइकोलॉजिकली अगर कोई डिस्टर्ब है तो उसमें पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो इनडाइजेशन तो ऑब्वियसली उसमें रहता ही है। फूड पॉइजनिंग भी है, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड, मिर्च मसाला, ये सारी चीजें सब डिस्टर्ब कर देती हैं सारा। मतलब ऑब्वियसली स्पाइसी फूड टेस्टी लगता है, बट दे आर नॉट गुड फॉर आवर स्टमक और इंटेस्टाइन और डाइजेशन के लिए। एक ही आपकी बुक में नहीं है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, कि ये आप बस सुन लो कि इसमें दो चीजें आती हैं। इसमें मेन आपका आता है मेरिस्मस और क्वाशर कोर आता है, वी कॉल इट PEM। इट इज द डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फूड कैलोरीज, ठीक है, प्रोटीन एज वेल एज फूड कैलोरीज। मतलब इसमें टोटल जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो हो ही रही है, ऑब्वियसली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ग्रोथ के लिए होती है। तो जो PEM होता है ये बच्चों में होता है, ठीक है, तो ये ग्रोथ के लिए होती है, इनको प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है एज वेल एज कैलोरी भी नहीं मिल रही है, जिससे जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, दोनों की ही डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन जो
तभी कहते हैं दालें वगैरह और ये खानी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक ग्रोइंग एज में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ये नॉर्मल बच्चों में भी हो जाती है, ये तो चलो थोड़ा पुअर उससे बिलोंग करते हैं, बट नॉर्मल बच्चों में भी प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। ये मैरिस्मस और क्वाशर कोर हैं। इसको हम लोग आगे फिर अभी तो नहीं है फिलहाल इसमें, इसको जब हम और चीजें देखेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप ये बताइए, अभी आपको यहाँ तक कोई क्वेरी है?